45 दिन की मियाद, जंगी तस्वीर साफ। गल्फ की कोशिश, विनाश की टिकटिक। शहबाज की भूमिका, किसका है फायदा? स्वार्थी हैं ट्रंप, ईरान के खिलाफ षड्यंत्र। जंग में सब जायज, आएगी नई आफत। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने के लिए एक प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव को इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है। एक ऐसा प्लान जो जंग को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस प्लान के पहले तुरंत युद्ध रोकने और फिर 15 से 20 दिनों में स्थायी समझौते की बात कही गई है। सवाल यह है कि क्या यह कोशिश कामयाब होगी? क्या जंग की आग शांत होगी या हालात और बिगड़ेंगे? क्योंकि इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू है हॉर्मुज स्ट्रेट। यही वो रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा तेल गुजरता है। अगर यह बंद रहता है तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिए हैं। साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर ईरान नहीं माना तो मैं उसे नरक बना दूंगा। यानी कि एक तरफ कूटनीति की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ तकरार और तीखे बयान भी जारी हैं। ऐसे में अगले 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि अगले 48 घंटे इस पूरे घटनाक्रम के लिए वो तस्वीरें लेकर आएंगे जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होगी। चाहे युद्ध आगे बढ़े तो भी और युद्ध रुके तो भी, यही वो वक्त है जो तय करेगा कि दुनिया की जंग की ओर बढ़ेगी या फिर शांति की राह पकड़ेगी। तो क्या कूटनीति जीत हो पाएगी या फिर बारूद की गंध और तेज होगी? इसी बड़े सवाल के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी खास पेशकश, और इसके कई सारे बिंदु हैं कि क्या जंग की आंच में जल रहा है यूएस और ईरान? पाकिस्तान क्या वाकई शांति का पैगाम ला पाएगा जिसका जिक्र वो कर रहा है, जिसके संकेत देने की कोशिश वो कर रहा है? ट्रंप की शर्तों से ईरान का तो इनकार हो चुका है। वो मना कर चुका है कि हम अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, हमारे यहां ताबूत रखे हैं अमेरिकी सैनिकों के लिए, तुम आकर तो देखो, तुम बढ़कर तो देखो। अब पूरी दुनिया का इंतजार है वो हॉर्मुज को लेकर है कि क्या वो खुलेगा, क्या तेल का संकट का तूफान रुकेगा? अगले 48 घंटे में फैसला आने वाला है कि जंग रुकेगी या फिर जंग बढ़ेगी। आज 10:30 बजे भारतीय समय अनुसार 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं, और जब वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो क्या लफाजी करेंगे या वाकई कुछ खास बात वो करने जा रहे हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका युद्ध के बीच पाकिस्तान ने जो प्रस्ताव दिया है, उस पाकिस्तान के प्रस्ताव की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के प्रस्ताव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सीज फायर को लेकर 48 घंटे बहुत अहम माने जा रहे हैं। ईरान अमेरिका के बीच जो जंग है वो रुकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, और ये प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन दोनों के बीच जो सीज फायर पर बड़ा फैसला है वो हो सकता है। पाकिस्तान ने दोनों को सीज फायर करने का एक प्लान भी दे दिया है। इस प्लान को इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जा रहा है। यह प्लान 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसके पहले हिस्से में तुरंत लड़ाई को रोक देना है और दूसरे हिस्से में 15 से 20 दिनों में समझौता फाइनल होगा, तब तक लड़ाई रुक जाएगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने रात भर हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का
प्रस्ताव शामिल किया है, रखा है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दे दी है कि या तो तुम मान जाओ, वरना 48 घंटे में हम वो कर देंगे जिसकी कल्पना ईरान कभी नहीं कर सकता, या कहें कि दुनिया कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तमाम देशों से दबाव आ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स होती जा रही है, क्योंकि उनके पास ईंधन नहीं पहुंच रहा है, उनके पास तेल नहीं पहुंच रहा है, उनके पास ऊर्जा नहीं पहुंच रही है। और हर देश डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। करोड़ों का नुकसान वहां पर हो चुका है। तमाम देशों की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। इस महायुद्ध के बीच पाकिस्तान अब एक कड़ी उभर कर आया है। दोनों देशों के मध्य मध्यस्थता करने के लिए, या कहें कि सुलह करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति है, वो शांति कराने की कोशिश कर रहा है, इसका प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान ने दोनों देशों को सीज फायर का प्लान भी दे दिया है। पाकिस्तान दोनों देशों के बीच पुल की तरह काम कर रहा है। ऐसा करके पाकिस्तान अपनी छवि को भी सुधारना चाहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंच क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान अपनी अहम भूमिका दिखाना चाहता है। और हाल के दिनों में आपको पता होगा कि पाकिस्तान के यहाँ पर कई देशों के जो विदेश मंत्री है, जिसमें यूएई भी था, तमाम देशों के विदेश मंत्री पहुंचे और वहां पर इस समस्या का हल निकालने की कोशिश की। उस वक्त लगा कि कुछ निकल नहीं पाएगा, लेकिन उस वक्त नहीं निकला। अब कुछ ऐसा संकेत दिख रहा है। तो ये जान लीजिए कि अब अमेरिका क्या चाहता है। पाकिस्तान जो चाहता है वो ठीक है, उसने एक प्रस्ताव बना लिया, वो भी ठीक है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि ट्रंप की जो ख्वाहिश है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। असल में ट्रंप ईरान के सामने शर्त रख रहे हैं। क्या शर्त रख रहे हैं? अमेरिका चाहता है कि जंग को तत्काल प्रभाव से रोका जाए, तुरंत इसे रोका जाए, युद्ध में ईरान हमले को बंद किया जाए, पीछे हटे ईरान, हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खोला जाए ताकि जो तेल सप्लाई है वो तमाम देशों की सामान्य हो सके, मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो सके और जो हालात हैं वो कंट्रोल में लाई जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि सैन्य कार्रवाई होगी। अगर यह नहीं हुआ, अगर ईरान नहीं माना, तो सैन्य कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई होगी जिसकी कल्पना ईरान ने नहीं की होगी। तो अब सीज फायर को लेकर ईरान क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, उसकी मांगे क्या हैं, वो भी समझ लीजिए। ईरान चाहता है कि उस पर दबाव और धमकी बंद हो, जो कि लगातार अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। ईरान ये भी चाहता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई की बात बिल्कुल ना करे। ईरान ये चाहता है कि उसकी शर्तों पर बातचीत हो। वो अपनी सुरक्षा और ताकत से किसी से समझौता नहीं करना चाहता है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी ईरान ने अपना कंट्रोल बनाए रखने की बात कह दी है। ईरान चाहता है कि उस पर कोई जबरदस्ती या दबाव ना डाला जाए। वो सम्मानजनक समझौता चाहता है, वो दबाव में आकर समझौता करना नहीं चाहता। और दबाव में आकर अगर उससे समझौता कराया जाएगा तो उसने कहा है कि अमेरिका युद्ध करके देखे, अपने सैनिक भेज कर देखे। हमारे यहां पर अमेरिकी सैनिकों के लिए ताबूत रखे हुए हैं, वो उन्हें उपहार में दिए जाएंगे। अब क्या हुआ? अब अमेरिका का जो सीज फायर है, ईरान का जो सीज फायर है, क्या वाकई उससे पाकिस्तान को फायदा होगा? पाकिस्तान को फायदा होगा कि नहीं होगा? इस सीज फायर के होने से पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है। क्या फायदा है? एक तो जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, वो सुधर जाएगी। शांति कराने वाले देश के तौर पर पहचान मिलेगी, खुद को मध्यस्थता के तौर पर स्थापित करेगा। अमेरिका और ईरान दोनों के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं और मिडिल ईस्ट में शांति से आर्थिक स्थिरता मिलेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने से तेल की सप्लाई सुधरेगी, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर दबाव कम होगा। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में तेल 550 लीटर चला गया है। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक ताकत दिखाने को एक मौका मिलेगा और वो ये कह सकता है कि हमेशा मुझे बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि मैं आतंकवादी पैदा करता हूं, मैं तो आतंक की पहचान हूं। लेकिन देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई जिसे अमेरिका नहीं रोक पाया है, मैंने मध्यस्थता कराकर ये रोक दी है। लेकिन ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि हॉर्मुज खोलो वरना नरक बना दूंगा। वहीं ईरान भी अब ग्लोबल सप्लाई
को ठप करने की बात कह रहा है कि अभी तो हमने हॉर्मुज को ठप किया है, मैं बाकी की और जो तमाम जगह से तेल जाता है उसको भी मैं रोक दूंगा। हॉर्मुज के अलावा जो दूसरे समुद्री रास्ते हैं उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। वो कौन सा रास्ता है? हॉर्मुज के अलावा बाब अल मंदेब है। हालांकि बहुत ज्यादा तेल नहीं, लेकिन 17% तेल यहीं से जाता है। ईरान ने अमेरिका को जो 15 सूत्री शांति प्रस्ताव ठुकराया है और कहा है कि प्लान मांगे बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश की गई हैं। ईरान का जो अस्थायी सीज फायर के बदले हॉर्मुज खोलने से इनकार कर दिया है। ईरान ने कहा है कि भारत समेत दोस्त जो देश हैं वो हॉर्मुज के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे। अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर भी धमकी दे दी है। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहस चल रही थी, तो ईरान ने अब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर धमकी दे दी है। क्या धमकी दी है समझ लीजिए। अल बाब अल मंदेब स्ट्रेट एक महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है। यह महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता रेड सी को गल्फ से जोड़ता है, गल्फ और अडन से जोड़ता है। यह अमन और जिबूती इरिट्रिया के बीच है। दुनिया का 10% तेल और व्यापार 10 से 15% तेल और व्यापार यहीं से गुजरता है। यहां से रोजाना 60 से 70 लाख बैरल तेल की आवाजाही होती है। एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला यह रास्ता है। सुएज नहर के जरिए यूरोप एशिया कनेक्ट होता है। बाब अल मंदेब का जो मतलब है यानी कि आंसुओं का दरवाजा। दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है। यानी कि अभी हॉर्मुज और उसके बाद बाब अल मंदेब। आप कल्पना कर सकते हैं अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैप के जरिए आपको समझा दूं कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट आखिर कहां से आता है, हॉर्मुज कहां है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ये नहीं समझे तब तक सब तो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर दुनिया में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप की हालत ख़राब क्यों है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत ख़राब इसलिए है, अब आप देखिए, ये अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये बाब अल मंदेब है, ये पूरा रास्ता है, यहाँ से ऐसे जाता है। अब ये जो रास्ता है ये कई देशों को कनेक्ट करता है। ये लाल सागर को कनेक्ट करता है, ये मिस्र को कनेक्ट करता है, ये सुएज नहर को कनेक्ट करता है, ये इराक को यहाँ से पूरा रास्ता है। और यही एक रास्ता है जो अरब सागर जाते हुए ये हॉर्मुज स्ट्रेट है। हॉर्मुज स्ट्रेट में एक रास्ता ये है जो दुनिया में तेल की सप्लाई बड़े पैमाने पर होती है, इन दो रास्तों से होती है। और ये जो मिडिल ईस्ट के जितने भी आपको देश दिखाई दे रहे हैं, ओमान, यमन, सऊदी अरब, ये तमाम वो देश हैं जो गढ़ हैं तेल के। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये दो रास्ते रुक गए, अभी तक हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से कई दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और तेल का हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अगर बाब अल मंदेब भी रुक जाता है तो आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। और ख़राब स्थिति हो सकती है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पहले भी पीस मेकर के तौर पर एक बार प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने क्या प्रयास किए हैं इसको समझ लेते हैं। तो क्या अब एक बार फिर से माने कि शाहबाज सुलह करा पाएंगे, बिचौलिए की भूमिका पाकिस्तान निभा पाएगा। 2020 में भी यूएस तालिबान समझौता दोहा में कराई थी बातचीत। किसने कराई थी? शाहबाज शरीफ ने तालिबान को ताकत दिलवाई थी। और 2022 में इस्लामिक देशों में एकजुटता की भी कोशिश की थी। 2023 में चीन के साथ क्षेत्रीय की भूमिका बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान ने की। नतीजा क्या हुआ? 2021 में काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था। पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी खड़ा हो गया था। टीटीपी ने पाकिस्तान में हमले बढ़ा दिए थे। कोई बड़ा कूटनीतिक बदलाव नहीं हो पाया था। मुख्य भूमिका चीन की थी और पाकिस्तान साइडलाइन हो गया था। लेकिन अब यहां पर क्या वाकई पाकिस्तान ये कर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वो कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान भी लगातार उसे दुश्मन की भूमिका में देख रहा है और तमाम देशों की वो मदद नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान एक बड़ी मुस्लिम कंट्री है और वो संकेत नहीं दे पा रहे हैं। तो इस बार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। क्या वो प्रयास सफल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? लेकिन इन सब के बीच हमने एक सर्वे कराया है, लोगों की राय जानी है। सर्वे आपके सामने कि क्या आपको लगता है, सर्वे का पहला सवाल, क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर हो सकता है अगले 48 घंटे में? तो उम्मीद के मुताबिक 36% लोगों ने कहा हाँ सीज फायर हो सकता है।
बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग 45% थे, 100 में से 16% लोगों ने कहा शायद हो सकता है, वो कंफर्म नहीं थे, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। जो दूसरा सवाल था वो था कि पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव, इस्लामाबाद अकॉर्ड पर आपके विचार क्या है, जो पाकिस्तान प्रयास कर रहा है। लोगों की जो राय निकल कर आई वो क्या थी? 35% लोगों ने कहा शांति के लिए अगर पाकिस्तान प्रयास कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। 48% ने कहा कोई असर पड़ेगा नहीं, पाकिस्तान पहले भी इस तरह के प्रयास कर चुका है। 14% ने कहा कुछ नहीं होगा, देखते जाइए, और 3% लोगों ने कहा इस पर हम कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, लोगों की राय निकल कर आई कि क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है? पूरी दुनिया को पता है कि जरूरी है, इसलिए राय भी उसी तरह से निकल कर आई। 83% लोगों ने कहा हां बहुत जरूरी है, कई देशों की अर्थव्यवस्था इसके कारण गिर रही है। 6% ने कहा जरूरी नहीं है। 10% लोग कह रहे थे कुछ हद तक जरूरी है। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश इस विवाद में प्रभावी मध्यस्थ बन सकते हैं क्या? आपकी राय क्या है? तो जो राय निकल कर आए उसमें 33% लोगों ने कहा हम मध्यस्थ बन सकते हैं, 33% लोगों ने कहा। 20% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 41% लोगों ने कहा सब कुछ दिखावा है, ऐसा लग तो नहीं रहा है, और 6% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, 5वां सवाल, आखिरी सवाल था कि क्या 45 दिन के सीज फायर के दौरान शांति समझौता संभव है? 45 दिन। 35% लोगों ने कहा बिल्कुल संभव है। 16% ने कहा नहीं, युद्ध तो अभी और होगा। 41% लोगों ने कहा प्रयास किए जा सकते हैं, कोशिश हो सकती है। 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। ये सवाल थे, लोगों की राय थी जो हमने लोगों से पूछी। अब कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस मसले पर वो क्या कहना चाहते हैं। जो मेहमान हैं, एक पैनल हमने तैयार किया है, उस पैनल के जरिए मैं सवाल पूछने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज रात 10:30 बजे जो जानकारी हमें मिल रही है, 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप देश को संबोधित कर सकते हैं भारतीय समय अनुसार। वहां के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग, लेकिन यहां के हिसाब से आज रात 10:30 बजे। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, 48 घंटे का समय डोनाल्ड ट्रंप ने दिया हुआ है, और यह भी कहा है कि 48 घंटे के अंदर अगर ईरान हॉर्मुज को नहीं खोलता है तो ईरान पर इतना बड़ा हमला होगा कि उसने कभी नहीं तय किया होगा, और हम ईरान की तस्वीर नरक जैसी बना देंगे, जहन्नुम बना देंगे। पहली बार दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति अपने आप को इस तरह की भाषा व्यक्त कर रहा है, और अगर आप उनके सोशल मीडिया देखेंगे उसमें भी वो पूरे ईरान को गाली देता नजर आ रहा है। शायद किसी देश के राष्ट्रपति की भाषा ये नहीं हो सकती। और सच्चाई तो ये है कि ईरान भी बातचीत करना चाहता है, ईरान भी समझौता करना चाहता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, ईरान ने कहा है कि आप समझौता करना चाहते हैं तो समझौते की तरह व्यवहार कीजिए, आप धमकी मत दीजिए। आप एक तरफ हमें धमकी दे रहे हैं, आप हर कुछ घंटों में इस बात का जिक्र करते हैं कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान को भुगतना पड़ेगा, हम ईरान पर कब्जा कर लेंगे, ईरान तो हार चुका है, हम जीत चुके हैं। और दूसरी तरफ आप समझौते की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से ईरान डर नहीं रहा है। जब अमेरिका ने कहा कि हम जमीन पर जाकर युद्ध लड़ेंगे, अपने सैनिकों को हम अमेरिका भेजेंगे, तब भी इस बात का जिक्र ईरान की तरफ से आया। ईरान की तरफ से वो संकेत निकल कर आए जिसमें ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि आप आइए तो सही, हमारे यहां पर अमेरिकी सैनिकों के लिए ताबूत तैयार रखे हैं। आप सोचिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट बताता है कि ईरान के इरादे क्या हैं। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जनाब हम तो खत्म हो गएंगे, हम तो डूबेंगे, लेकिन हम तुम्हें भी डूब लेंगे। और यकीन मानिए जो दुनिया के तमाम जानकार हैं वो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि क्या आने वाले समय में ईरान तो कुछ बड़ा तो नहीं कर देगा। भले ही अमेरिका ने ईरान पर हमले की बात की हो, भले ही अमेरिका ने
ये कहा हो कि हम ईरान को नेस्त नाबूद कर देंगे, और भले ही अमेरिका ने ईरान पर हमला ये कहते हुए किया हो कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है, वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं है? अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम है तो सनम हम तो डूबे, हम तुमको भी ले डूबेंगे। क्या यह नहीं हो सकता? क्या ईरान ये नहीं कर सकता? अगर अमेरिका नेस्त नाबूद करने की बात कर रहा है तो क्या ईरान हमला नहीं करेगा? ये तमाम तरह की बातें हैं, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीवन राज पुरोहित डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, शब्बीर मेहंदी ईरानी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, और अयानी खान पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अयानी के पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। अयानी, पाकिस्तान जो चर्चा कर रहा है, पाकिस्तान जो बातचीत कर रहा है, दोनों देशों के बीच ये प्रयास कर रहा है कि तल्खियां कम हो जाए, आपको क्या लगता है कि ये प्रयास कहां तक कामयाब होंगे? थैंक यू सो मच मेरी राय लेने के लिए। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी कोशिश करता रहा कि मामलात इस हद तक बढ़े ही नहीं, लेकिन अभी कल शाम को जो डोनाल्ड ट्रंप का, जिसका आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह की जबान सोशल मीडिया पे इस्तेमाल की गई सुपर पावर के सदर की जानिब से, तो क्या उस रियासत के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? पाकिस्तान अगर अमेरिका की किसी किस्म की गारंटी उठा लेता है, और जिस तरह पहले भी हुआ कि मुज़ाकरात हो रहे थे, डायलॉग हो रहे थे, और उसी के बीच में अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे वक्त में अमेरिका के ऊपर किसी किस्म का भरोसा किया जा सकता है। अभी देखना यह है कि पाकिस्तान सालसी की मीडिएशन की कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसमें कामयाब ही हो पाएगा? और मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है वो। और अब्बास इराक्ची साहब की तरफ से भी आया था कि उन्होंने इस्लामाबाद जाने से मना नहीं किया, लेकिन उनकी भी कुछ शराइत है, क्योंकि ईरान डट के तो खड़ा हुआ है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है। पिछले 20 साल से सैंक्शंस वो मुल्क बर्दाश्त कर रहा है, अभी 1.5 महीना तकरीबन हो चुका है वो जंग लड़ रहे हैं, जानी नुकसान भी हो रहा है, वेपन्स का नुकसान भी उनका हो रहा है। ईरान भी चाहता है कि डायलॉग हो, लेकिन क्या अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी किस्म का भरोसा किया जा सकता है? तो कल के ट्वीट के बाद तो मैं नहीं समझती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी किस्म का भरोसा किया जा सकता है। जिस तरह की जबान उनकी जानिब से इस्तेमाल की गई थी, अभी देखना है कि आज डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे शायद वो कौम से खिताब करने वाले, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि वो अपनी मर्जी से खिताब नहीं करे। उनका जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने फोर्स किया उनको, क्योंकि ट्रंप साहब प्लेन के अंदर कुछ साफियों को सवालों के जवाब दे देते थे, तो उनको फोर्स किया गया कि भाई आप आए ताकि जो चीजें हैं वो क्लियर करें। जो अमेरिका के अंदर एहतजाज हो रहे हैं नो किंग के, और उसके अलावा भी जो दुनिया में सामना करना पड़ रहा है अमरीकियों को क्रिटिसिज्म का, उसका जवाब देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। तो आज मेरे ख्याल में 10 के बाद कुछ चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कल की स्टेटमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की तरफ से कुछ अच्छे की बात की जा सकती है। मुझे तो नहीं, शायद ये लगता है कि आज भी 10:30 बजे अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित कर रहे हैं तो वो अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले भी वो कई बार संबोधित कर चुके थे, कई बार बयान दे चुके थे, और यहाँ भी वो उनका जो बड़बोलापन है वो ज़्यादा दिखाई देगा, बनस्पति ये कि वाकई ऐसा लगता है कि वो समझौता करना चाहते हैं और बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है कि उनके गले में छछूंदर लटक गया है। ना तो वो उगलते बन रहा है और ना वो निगलते बन रहा है। अब करें तो क्या करें? मेरे साथ प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं। दीप्ति, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है दूसरी चीज़ कि 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप देश को संबोधित करने वाले हैं, और एक और चीज़ कि 48 घंटे की धमकी दे चुके हैं कि हॉर्मुज खोलो वरना मैं जहन्नुम बना दूंगा, ईरान को नरक बना दूंगा। इन 3 चीज़ों को अगर देखा जाए, इसका अध्ययन किया जाए, तो आपको वाकई लग रहा है कि युद्ध खत्म हो रहा है, या कह सकते हैं कि बारूद की गंध अभी और बढ़ने वाली है? नमस्कार आप सभी साथियों को। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आईनी, हालांकि वो पाकिस्तान से हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये डिफर करूंगी कि
पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा है। पहले हम इस बात को समझें जी। कि मध्यस्थता का मतलब होता है कि दोनों एक टेबल पे बैठे हैं, आप एक की बात दूसरे को कर रहे हो, कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो, कहीं किसी को एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो वहां से 15 पॉइंट लेते हैं, अमेरिका से ईरान को देते हैं। ईरान की तरफ से पहले 5 पॉइंट आए थे, अब वो 10 पॉइंट में तब्दील हो गए हैं। तो ये एक मोर ऑफ अ मैसेंजर का काम हो रहा है, बनिस्बत इसके कि बकायदा बैठ के दोनों को समझाया जाए और दोनों को कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करवाए जाए। डायरेक्ट नेगोशिएशंस दोनों के बीच में नहीं हो रही हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि अभी अमेरिका और ईरान की तरफ से जब क्लियर तरीके से देखा जाए तो अभी तक टेबल पे बैठ के ये सब बातचीत नहीं हुई है। दोनों अपने अपने प्लान्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्शन देते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। इसी से आपके प्रश्न का जवाब भी निकलता है कि आगे इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब भी ये जानते हैं कि जो चल रहा है इसमें ना उनके 15 पॉइंट माने जाने हैं और जिस तरीके की बातें ईरान की तरफ से आ रही हैं। देखिए, मैं बाकी सब चीजों से सहमत हूं, ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करी है ये शायद अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। जो उनका तरीका रहा है कि जब चाहे जिसको चाहे माइट इज राइट और जिसकी लाठी उसकी भैंस के तरीके से जो ट्रंप साहब निकल चुके थे, तो ये जवाब ईरान की तरफ से आना बहुत बेहतरीन था और बहुत जरूरी था शायद, क्योंकि ये जो वर्ल्ड पावर चेंज की बात हम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी समझना होगा कि जो आईनी मैडम भी बात कर रही थी कि ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो अब उसकी भरपाई के लिए वो रिपैट्रिएशन चार्जेस मांग रहा है, समझ में आती है। लेकिन होर्मुज के ऊपर टोल टैक्स लगाना, वो कंपेयर कर रहे हैं स्विस कैनाल से। देखिए, स्विस कैनाल नेचुरल रूट नहीं था, वो इजिप्ट की जमीन से निकाला गया था और उसको मैनमेड तरीके से बनाया गया था। तो अब आप नेचुरल रूट को, अगर आप होर्मुज को बंद करते हैं, फिर कल बाबल मंदेब की बात हो रही है, वो यमन कहता है कि मेट्रोस का टोल चाहिए, ऐसे कल को कोई और देश उठे, कोई और देश उठे, तो ये तो कहीं पे मतलब आप आसमान से टपके खजूर में अटके वाली बात कि एक तरफ से अमेरिका का जो ये मेरी लाठी मेरी भैंस वाला तरीका है उससे खत्म करते हैं तो दूसरे पे पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका पूरे वर्ल्ड के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है। तो इसके लिए ये दोनों की बातचीत होना बहुत जरूरी है कि दोनों पूरे विश्व में शांति अमल करने के लिए एक किसी नतीजे पे पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो अमेरिका तो ट्रंप तो मैं क्या बोलूं पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, वो अपने ही टॉप लीडरशिप को बार बार हटाते जा रहे हैं। तो उसमें ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई आएगी जिसका नुकसान पूरी की पूरी दुनिया उठाएगी। और अगर तेल के कुओं तक, रिफाइनरी पर तो पहले ही पहुंच चुके हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, मिडिल ईस्ट के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात हो रही थी, ऑप्टिकल फाइबर्स की बात हो रही थी, तो हेल्थ सिर्फ ईरान पे नहीं बरसेगा। ये समझने वाली बात है कि हेल्थ पूरे मिडिल ईस्ट पर, वेस्ट एशिया पर भी साथ साथ बरस सकता है। मेरे पास रिजवी साहब मौजूद हैं। रिजवी साहब, ईरान की जो स्थिति है जिसका जिक्र अभी तमाम पैनलिस्ट भी कर रहे हैं कि ईरान का बहुत नुकसान हो चुका है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि कुछ भी हो जाए वो अमेरिका की धमकियों से डरेगा नहीं, वो खुद खत्म हो जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं, हालात आपको क्या लग रहे हैं? रिजवी साहब, मेरी सवाल मेरे से है? जी जी रिजवी साहब। शुक्रिया। एक तो आपका धन्यवाद दावत देने के लिए, और जो हमारे यहाँ पर अजीज पैनलिस्ट हैं उनको भी हम आदाब और नमस्कार अर्ज करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम ये समझते हैं कि ये जंग ईरान के लिए एक वॉर ऑफ नेसेसिटी थी, एक सर्वाइवल की वॉर है जो उन पर थोपी गई है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अमेरिका के लिए ये वॉर ऑफ चॉइस रही है, उनके चॉइस में था, अगर वो चाहते तो इस जंग को न करते, उनके लिए जरूरी नहीं था ये जंग को अंजाम देना। और एक बात यह है कि हम इसको भी मद्देनजर रखें, ये जो आज जंग का साया हम देख रहे हैं 2026 में ईरान पर, 2025 में भी 12 दिन के लिए रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये स्थिति ईरान के लिए पिछले 48 साल से रही है। जैसे ही रेवोल्यूशन आता है और यहाँ के लोग तय करते हैं कि हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे, और जो कॉलोनियल पावर्स हम पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारी सियासत पर, हमारे रिसोर्सेस पर, हम उससे छुटकारा पाएंगे। तो जैसे ही ये चीज हुई, ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन कामयाब हुआ, ये अमेरिकन पावर्स को ये बुरा लगता है, ये फौरन सद्दाम को बैक करते हैं और कहते हैं कि तुम ईरान पर अटैक करो। उसके बाद मुसलसल सैंक्शंस का सिलसिला रहा है ईरान पर,
और दूसरी बात यह है कि आप देखें ईरान के अतराफ तकरीबन 50 से 60 अमेरिकन बेसेस हैं, तो ये थ्रेट हमेशा यहाँ के लोगों को रहा है। लोग तकरीबन जी रहे हैं, ठीक है, इनके लिए कोई नई, तो इन्होंने हमेशा सर्वाइवल के लिए सोचा, प्लानिंग की कि हमसे या जी, शब्बीर मेहंदी साहब की आवाज़ शायद डिस्टर्ब आ रही है, थोड़ा ठीक नहीं आ रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूँगा कि शब्बीर साहब की आवाज़ को थोड़ा ठीक करें। जीवन राज पुरोहित साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जीवन जी, आप क्या देखते हैं? एक तो हम अपने दर्शकों को बता दें, जो 10:30 बजे का समय था जो कि डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करने वाले थे, वो 11:30 हो गया है। 11:30 बजे अब वो संबोधित करेंगे। आपको लगता है कि उनके संबोधन में कुछ ऐसे संकेत निकल कर आएंगे, या फिर वो अभी भी अपनी शेखी बगाड़ते नजर आएंगे, वो बताते नजर आएंगे कि ईरान हार चुका है, अमेरिका जीत चुका है और अभी भी वक्त है सुधर जाओ वरना चींटी की तरह मसल दूंगा? या वाकई एक समझदार कूटनीतिक राजनीतिक की तरह आपको वो इस देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे? जी मनोज, बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल का ये डिस्कशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। जी। जहाँ तक ट्रंप की बात आप करते हैं, तो आज रात को होने वाला या उनके यहाँ सुबह होने वाला ये देश को संबोधित करना, ये पहली बार नहीं है। वो पहले भी कर चुके हैं, पहले भी धमकियां दे चुके हैं, चाहे वो 21 मार्च हो, 23 मार्च हो, 27 मार्च हो, 2 अप्रैल हो, इतनी धमकियां दे चुके हैं। वो अपना 48 दिन से एक्सटेंशन करके 6 की शाम तक का उन्होंने 10 दिन तक का एक्सटेंशन दिया था। अब वो फिर 48 घंटे का समय आज रात को खत्म हो जाएगा। तो ये जो धमकी देने वाला एक सिलसिला है और देश को संबोधित करने वाला दूसरा सिलसिला है, ये लगातार जारी है। और ऐसा नहीं है कि वो देश को संबोधित करके किसी एक मसले को हल करना चाह रहे हो। वो एक बार आप रोजाना देखिए, एक तरफ वो देश को संबोधित करते हैं, साथ ही साथ उनका सोशल मीडिया पे ट्वीट आता है, तीसरा उनका प्रेस ब्रीफिंग के जरिए मैसेज आता है। तो देश को तो वो लगातार कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत ले रहा हूं। मैं इसको सिंपल संबोधन के तौर पे नहीं ले रहा, क्योंकि देश का राष्ट्रपति अगर कुछ बोल रहा है तो देश के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। और वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं ईरान को स्टोन एज में ले जाके छोड़ूंगा। तो इससे ज्यादा और कहां ले जाना चाहते हैं ट्रंप साहब? अब तो ये बात करें कि अब यू आर एट द बॉटम लेवल ऑफ द हायरार्की, कि आपको अगर एक ही स्कोप है तो शांति की वार्ता की तरफ का एक स्कोप है, लेकिन कहना कुछ करना कुछ, कहना और कथनी, करनी और कथनी वाली कहानी है, उसमें इतना फर्क है। और लगातार उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने 48 घंटे दिए थे। 48 घंटे होने से पहले इजराइल ने आज शाम को साउथ पार्स फील्ड में अटैक कर दिया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो गया है। जो इनका पावर प्लांट का और ब्रिज का अटैक वो बोल रहे थे 48 घंटे में, तो वो तो ऑलरेडी चालू कर चुका है। तो वो वक्फा देना, वो टाइम देना, उस प्रॉमिस को मेंटेन करना। और जैसा मनोज आपने बताया कि जहां पे राजनीति, रणनीति, सामरिक दृष्टि, जब इन सब बातों को सामने रखते हैं तो पटल पर जियो स्ट्रेटेजिक तौर पे हमको बात करनी चाहिए। ट्रंप साहब उन सब को छोड़ करके एक बहुत ही बांटना वाला कहानी भी मुझे नजर नहीं आता है कि नेगोशिएशन भी ऐसा हो जिसका सेटलमेंट एक सुचारू रूप, एक दिशा को पकड़ सके, वो भी नजर नहीं आता। इसलिए उनके स्टेटमेंट, मैं ये कहूं कि सोची समझी चाल के मुताबिक होगा कि आज वो ये बोलेंगे, कल वो बोलेंगे, परसों कुछ और बोलेंगे, ऐसा कोई नजर नहीं आता। न ही इनका जो बैकअप स्टाफ है, इनके वॉर मिनिस्टर और चीफ ऑफ स्टाफ, इन दो को छोड़ करके बाकी किसी और का जो बैकअप है वो कहीं इनको सपोर्ट करता नहीं नजर आता। मिलिट्री इनकी लगातार अटैक पे अटैक कर रही है, आईडीएफ इजराइल अटैक किए जा रहा है, बाकी सारे डिप्लोमेटिक बातें चल रही हैं, धमकियां चल रही हैं। और इन धमकियों के चलते मनोज, मुझे नहीं लगता कि आज की रात जो भी वो कहेंगे उस संबोधन से कुछ निकल आएगा। आयानी खान मेरे साथ मौजूद हैं। आयानी, आपको लगता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं दबाव में है? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने
ईरान तमाम ऐसे लोग जो ईद के समय भी यहाँ पर अपना शोक प्रकट कर रहे थे, ईद भी ठीक से नहीं मनाई, तो उस वक्त जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर साहब, उन्होंने कहा था कि यहाँ हाय तबाह मचाने से अच्छा अगर इतनी ही सिंपैथी दिखानी है तो आप सब ईरान चले जाओ। उसके बाद जो सऊदी के साथ रक्षा समझौता है पाकिस्तान का, भाई अगर सऊदी पर हमला हो रहा है तो उसे भी पाकिस्तान पर हमला मानना चाहिए, कायदे से तो पाकिस्तान को हमला ईरान पर करना चाहिए। तो क्या एक दबाव है जो पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ, इसलिए वो प्रयास कर रहा है कि भाई जितनी जल्दी हो ये खत्म हो जाए? मनोज साहब, आपने जिक्र किया जो कि हमारे आर्मी चीफ की मीटिंग हुई शिया उलमा कराम जो है उनके साथ, उनके अंदर क्योंकि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई तो इसलिए मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन खबरें ये आई कि ये कहा गया कि जिसको ईरान से प्यार है वो ईरान चला जाए, क्योंकि खamenei साहब के शहीद होने के बाद पाकिस्तान में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए और तकरीबन 30 के करीब लोगों की जाने की, तो वो क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई तो इसलिए मैं कमेंट नहीं, हमने तो बयान सुना था, बाकायदा जो बयान दे रहे थे उसकी क्लिपिंग हमने देखी थी, हमने अपने चैनल पे चलाई थी। ISPR की जानब से कोई स्टेटमेंट इसका सामने नहीं आया तो इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगी। बट आपने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव, पाकिस्तान के ऊपर नहीं, इस वक्त पूरे रीजन के ऊपर दबाव है, मैं समझती हूँ। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान एक मैसेंजर के तौर पे है, तो पाकिस्तान और इस रीजन के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस एकदम पाकिस्तान में बढ़ी, जिस तरह गल्फ कंट्रीज में उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई, तो इस पूरे रीजन के लिए आप सर्वाइवल की जंग है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं है। अगर ये जंग मजीद बढ़ती है तो पाकिस्तान, दुबई, कतर, सऊदीया, ये सब लोग मुश्किलात में आ जाएंगे। और सेकेंडली आपने कहा कि कोई खास एक्शन नहीं दिया जा रहा, बस मैसेंजर का काम हो रहा है, तो ये जो डायलॉग था ये ईरान की दावत पे नहीं था, ना ही अमेरिका की तरफ से था, बल्कि ये कतर, मिस्र, सऊदी अरब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर चाहा कि हम इस जंग में अपना एक रोल प्ले करें, तो ये इस्लामाबाद के अंदर हुआ जी। तो ये रीजन चाह रहा है पूरा कि ये जंग जो है ये किसी दहाने पर पहुंचे, लेकिन अभी तक सर ने डिटेल में बताया कि ट्रंप के ऊपर किसी किस्म का भरोसा नहीं किया जा सकता। सेकेंडली प्रोफेसर साहबा ने एक बात की आपनाए हर्मुज की, स्टेट ऑफ हर्मुज की, कि उसके ऊपर टोल टैक्स नहीं लगाया जा सकता, तो क्या ये जो अमेरिका, इसराइल, ईरान की जंग हो रही है ये किसी उसूल के ऊपर हो रही है? ट्रंप ने पहले कहा था कि हम यहाँ पे जो एटमी है, जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, उनको निशाना बनाएंगे। वो बनाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने रिजीम चेंज करनी, रिजीम चेंज हो गई, फिर उन्होंने कहा कि अभी हमने अगली लीडरशिप खत्म करनी है। तो जंग में क्या ये किसी उसूल के ऊपर जंग हो रही है, जो हम ईरान से तवक्को कर रहे हैं कि वो टोल टैक्स ना लगाए, या उसकी जानिब से जो मुस्लिम कंट्रीज है उनकी बेसिस को, जो अमेरिकन बेसिस है, उनको निशाना ना बनाया जाए? तो जंग में तो मनोज साहब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ईरान तो अपना दिफा कर रहा है, अपनी सर्वाइवल की जंग में है, बल्कि अब ये पूरा रीजन अपनी सर्वाइवल की जंग में आ चुका है। मेरे साथ दीप्ति तनेजा है। दीप्ति तनेजा, अभी तो बात हॉर्मुज तक टिकी हुई है और ईरान ने दो बातें साफ कर दी हैं कि भाई या तो अभी भी सुधर जाओ, वरना मैं बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है वहाँ भी हमला करूँगा, उसको भी अपने कब्जे में लूँगा। तो अभी तेल संकट को लेकर तमाम देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, लाखों करोड़ के घाटे में चले गए हैं। पाकिस्तान जैसे देश में 500-550 रुपये लीटर तेल बिक रहा है। भारत में अभी गनीमत है कि चीज़ें स्थिर बनी हुई हैं, सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पड़ रहा। और ईरान ने ये तक कह दिया है कि जो अमेरिका का प्रस्ताव है कि एक लिमिटेड समय के लिए अभी युद्ध विराम रोक दिया जाए, उसने कहा या तो युद्ध हमेशा के लिए ख़त्म होगा या फिर ख़त्म नहीं होगा, बीच की बात नहीं होगी, या तो आर होगा या पार होगा। अब इस आर पार के बीच में तमाम देशों की हालत खराब हो रही है, ना ईरान समझने को तैयार है, ना ट्रंप साहब समझने को तैयार है। कभी वो तमाम देशों से कहते हैं कि अपने अपने युद्धपोत भेज दो, वहाँ जाकर हमला कर दो, कभी कहते हैं कि साहब मैं तो अपने घर चला, तुम अपना सब जो तुमको देखना वो देखो। अब ऐसी परिस्थिति में बाकी के UN कहाँ चला गया, संयुक्त राष्ट्र कहाँ चला गया, तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जो खेत में बजूके की तरह खड़ी हुई हैं और बस कहने को बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, इनके ना हाथी के दांत और खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ये पहली बार नहीं हो रहा है, मैं इसीलिए शुरू में भी कह रही थी कि ईरान ने जो आज जवाबी कार्रवाई करी है ये शायद जरूरी थी। चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं कि हर 100 से 150 साल में एक वर्ल्ड की जो सुपर पावर है, रिजर्व करेंसी है, वो बदलती है, ये जरूरी था। क्योंकि आज ईरान ने जब वापस जवाबी कार्रवाई करी है तो सबको तकलीफ हो रही है, इसलिए सब इन जनेवा कन्वेंशन और UN की बात कर रहे हैं। आज से कुछ समय पहले, अभी कुछ ही महीने बीते थे,
जब जब मोडारो को उठाया था वेनेजुएला से, तब भी तो ये संस्थाएं उतनी ही डेड की तरह बिहेव कर रही थी। उससे पहले जब ग्रीनलैंड को हड़पने की बात हो रही थी, जब कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात हो रही थी, जहां जहां रिसोर्सेज दिखते हैं वहां वहां अमेरिका चला आता है। पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है। अगर हम 1945 में देखिए यूएन बना था, 1950 से उठा के देखें तो कंबोडिया, वियतनाम, एल सल्वाडोर, क्यूबा, मतलब लंबी लिस्ट है, छोटी मोटी एक आधी नहीं लिस्ट है ये। तो जो ये वेस्ट की बिहेवियर है कि उनकी लड़ाई विश्व की लड़ाई बने, और बाकी जो हमारे जयशंकर जी ने भी कहा था कि वेस्ट की प्रॉब्लम्स पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये वेस्ट को समझना होगा। लेकिन आईनी साहिबा, मैं इसमें फिर से आपसे यहाँ पे बिल्कुल वो क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखूंगी। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अमेरिका रॉन्ग कर रहा था, बिल्कुल सब कह रहे हैं, और मैं इस बात से बिल्कुल ज्यादा इसको मैं डिनाउंस भी कर रही हूं अमेरिका के बिहेवियर को। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने ये किया, आप देखिए ईरान रिपैट्रिएशन की बात कर रहा है कि उसको रिपैट्रिएशन री एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस चाहिए। बिल्कुल, अमेरिका ने जंग शुरू करी थी, उसको देनी चाहिए। जैसे कि जबीर साहब भी कह रहे थे कि फॉर अमेरिका इट वाज अ वॉर ऑफ चॉइस। लेकिन अब उसकी चॉइस उसने करी तो वो उसका पैसा भरे। बट ये चीज करना, भारत का क्या कसूर था, आपका क्या कसूर है, सऊदी अरेबिया वगैरह। चलिए मैं तो ये भी कहती हूँ, आपका सऊदी अरेबिया को, भारत को तो बिल्कुल अलग रखिए ना। उन्होंने तो कभी बेस नहीं दिया है, उन्होंने तो कभी किसी के पिट्ठू की तरह काम नहीं किया है। तो इन कंट्रीज का क्या कसूर था जिन्होंने हम अमेरिका को भी कभी अपना बेस नहीं दिया है। और आईनी साहिबा, आपका फिर से ये बोलना कि ये आप लोगों ने खुद पहल करी, आप देखिए एक प्रेशर में थे, इस बात का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहां पे अफगानिस्तान की तरफ से आपके ऊपर बराबर बमबारी जारी है। पाकिस्तान में उधर वेस्टर्न फ्रंट पे नीचे बलूच है, ऊपर आपका अफगानिस्तान है, बीच में अगर वेस्टर्न फ्रंट पे आप ईरान से भी खोल लेते, ईरान ने जब बाकी मिडिल ईस्ट देशों को नहीं बख्शा, अगर वो आप पे भी शुरू कर देता तो पाकिस्तान इतने दबाव में आ जाता जो आपसे संभलते नहीं संभलता। क्योंकि आपने सऊदी के साथ पैक्ट किया, ना आप युद्ध में जाते बन रहे थे, ना युद्ध से हटते बन रहे थे, इसलिए आपकी मजबूरी बन गई थी कि बीच में एक मैसेंजर का काम किया जाए। बिल्कुल, लेकिन तमाम बातों के साथ साथ अमेरिका को किसी को तो सबक देना चाहिए था। जिस तरह की दादागिरी वो कर रही थी, आपने बताया कि वेनेजुएला के साथ जो हुआ, ग्रीनलैंड को लेकर हुआ, अब तो वो क्यूबा को लेकर भी संकेत देने जा रहा है कि भाई क्यूबा को भी अपने कब्जे में लेके जा रहा है। लेकिन यहाँ बात ईरान पर आके ठिक गई। शब्बीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शब्बीर साहब, ताकत के हिसाब से देखा जाए तो ईरान बहुत छोटा है, लेकिन कहा जाता है ना कि अब युद्ध डायरेक्ट नहीं होते, प्रत्यक्ष नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें जो अप्रत्यक्ष तौर पर होती हैं, और वो बेहतर रणनीति का परिचय ईरान ने दिया है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको याद होगा, अमेरिका ने हमला इसलिए कहा था कि साहब ये परमाणु बम बना रहा है और हम नहीं चाहते कि पूरी दुनिया को खतरा हो जाए, इसलिए हम इस पर हमला कर रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होगा? और इसकी क्या गारंटी है कि जब आप जहन्नुम बनाने जाएंगे, जब आप नरक बनाने जाएंगे, तो एक परमाणु बम ईरान आपके ऊपर नहीं छोड़ेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। उम्मीद करता हूं कि अब हमारी आवाज थोड़ी सी क्लियर हो जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। देखिए, हम नहीं कहते इस चीज को। हम यूएस की जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसकी बड़ी तुलसी गेबार्ड रही है, वो खुद कहती हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने जा रहा है। उसके बाद हम देखें, एक और एजेंसी है जिसको हम कहते हैं AIEA, ठीक है, IAEA माफ कीजिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। वो भी कहती है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो इस बात का दावा कर रही है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब के नजदीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 30 साल से ये बात दोहराती जा रही है कि ईरान अभी 2 महीने में, अभी 6 महीने में, 8 महीने में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। वो है इसराइल और मोसाद, ठीक है। उनको ये लगता है सिर्फ, वरना आप देखें यूएन के जो अथॉराइज्ड एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। अमेरिका की खुद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी कह रही है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है। और ईरान खुद कह रहा है कि हमारे लिए पॉलिटिकली भी और रिलीजियसली भी, यानी हमारा दीन भी हमें न्यूक्लियर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देता। आयतुल्लाह खामनाई ने 2004 में ये फतवा दिया था कि हम हरगिज नहीं बनाएंगे। आप देखिए, दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाई जाती है, उसमें से 9 देशों के पास न्यूक्लियर बम पाए जाते हैं।
हाँ, एक ही देश है ये जी शब्बीर साहब, समय कम है, जिसके पास आपकी आवाज फिर जाने लगी है। मैं पुरोहित साहब के पास चलूंगा। पुरोहित साहब, संक्षेप में बताइए कि आपको क्या लग रहा है, क्या घटता दिख रहा है? जी, अगर मैं इस ओवरऑल सिचुएशन को देखूं, और सभी पैनलिस्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना अपना वक्तव्य दिया, तो मुझे ये लगता है कि ये सिचुएशन अभी खींचेगी। अब ये सांप के मुंह में छुछुंदर है जो चलेगा, न इसको निगलते बन रहा है बुश प्रेसिडेंट ट्रंप को, ना ही वो इसको छोड़ पा रहे हैं। दूसरा, इनकी घरेलू स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तीसरा, इकोनॉमी के तौर पे अगर देखें तो अमेरिका को सफर करना चले पड़ेगा। इसका पेट्रो डॉलर, इसका ऑयल इकोनॉमी, इसका वेस्ट एशिया के अंदर पूरा इन्फ्लुएंस, वो सब खत्म होने की कगार पे है अगर वो विड्रॉ कर जाता है तो। और अगर ये विड्रॉ कर जाता है तो जैसा प्रोफेसर दीप्ति बोल रहे थे कि नया रीऑर्डर चालू हो गया है, ऑलरेडी हो चुका है। अभी भारत एमर्जिंग पावर नहीं है, ये एमर्ज्ड पावर है। इट इज ऑन द होराइजन नाउ अलोंग विद चाइना एंड रशिया। तो अगर ट्रंप साहब कहते हैं जी मैं अभी भी डोमिनेंट रहूंगा, जिस पे मर्जी सैंक्शन लगा दूंगा, जिसको मर्जी मार दूंगा, तो वो चलेगा नहीं। और अब ये होगा कि ईरान के अलावा और भी बहुत सारे देश इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आने वाले समय में चाहे ये युद्ध रुके या चले, लेकिन अमेरिका की जो दादागिरी है, डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने घर में खुद घिर गए हैं, कम से कम पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच में जब भी इस तरह की चर्चा होगी, इस बात को समझा जाएगा कि भाई ये दादागिरी खत्म होनी चाहिए। इनके सनकीपन से या इनके व्यवहार से ये जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या पैदा होती हैं वो ना हो, ऐसा कुछ रास्ता निकाला जाए, ऐसा कुछ उपाय किया जाए। मुझे लगता है कि उससे पहले उपाय तो अमेरिका की जनता जो मिड टर्म पोल होने वाले हैं उसी में कर देंगे। लेकिन बहुत सारे संकेत हैं, इंतजार करना होगा 11:30 बजे का कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का संकेत देते हैं या फिर वो अपना सनकीपन एक बार फिर से जाहिर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया